इसलिए कि उसमें वो पास के नमस्कार, वेलकम सभी को, नमस्कार। आज हमारे साथ पद्मश्री जिनको अभी मिला है डॉक्टर बीके संजय, ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। उत्तराखंड में इनका जो काम है वो अपने आप बोलता है। इन्होंने, डॉक्टर साहब ने कई फ्री हेल्थ, मतलब आई एम टोल्ड दैट मोर देन 300 हेल्थ कैंप्स और अवेयरनेस लेक्चर्स डॉक्टर साहब ने किए हैं, और इसके जरिए सोसाइटी में गरीब तक पहुंचने की कोशिश करी, उसको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करी। और इसके अलावा इनका एक और फेसेट है कि ये अपने फील्ड में मास्टर हैं, और उसका ये चीज सामने आती है कि लिम्का बुक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी डॉक्टर साहब का नाम अंकित है, अलग अलग फीट्स में जो इनका है। डॉक्टर साहब ने रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए भी कैंपेन चलाते हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम डॉक्टर बीके संजय हु इज विद अस टुडे, पद्मश्री के रेसिपिएंट। और आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद, नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहला हमारा आपके साथ एसोसिएशन भी रहा है, आप हमारे पाइनियर के कॉलमनिस्ट भी हैं, लिखते भी हैं, और तो हमारे तो आपसे एक तरह से पारिवारिक संबंध हम लोगों को लगता है। बिल्कुल सही कहा। तो हमें भी बहुत खुशी हुई। आपको कैसा लगा जब आपको पद्मश्री का पुरस्कार मिला? हाउ डू यू फेल्ट लाइक? सर, मेरा मानना है पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, पैसा, प्यार, प्रोत्साहन, पुरस्कार पाने की सबकी कामना होती है, और जब किसी की कोई कामना और मिल जाए तो समझ लीजिए कि उससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं होती। ये मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है, मेरे परिवार के लिए भी, समाज के लिए, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि हमारे से जितने जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत खुशी की बात है, उनको बहुत, क्योंकि हमें जो इस समय फोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, कई लोग तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे आपसे ज्यादा खुशी है। भाई हाँ, होना भी चाहिए, जो भी मुझसे जुड़ा है सबको बहुत खुशी है। जी अच्छा सर, अभी आप जैसे है, कोविड बहुत बड़ा इश्यू है और वैक्सीनेशन ड्राइव भी स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सही कहा। तो रिसेंटली ऐसा देखने में आ रहा था कि कहीं कहीं इतना मोमेंटम गेन नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल कहीं से बोल रहे थे कि हेल्थ वर्कर्स एंथुजियाज्म नहीं दिखा रहे था, कहीं कुछ इश्यूज हो रहे थे। आपका क्या व्यू है इस चीज पे, वैक्सीनेशन पे, कोविड का वैक्सीनेशन पे? देखिए सर, वैक्सीनेशन किसी भी चीज का हो, इन्फेक्शन के लिए, लड़ने के लिए बहुत अच्छी चीज है। मैं कोविड के वैक्सीन की बात नहीं कहूंगा, जिससे कि जनता भी इस बात को समझ सके। आप सोचिए, यदि पोलियो जैसी बीमारी, यदि वैक्सीनेशन नहीं होता, तो क्या आप समझते हैं कि इस इतने बड़े देश में, जिसको 125 करोड़ कहें, आज इतने लोगों को क्या हम पोलियो मुक्त बना सकते थे? ये सिर्फ वैक्सीन का ही असर है। दूसरा, मैं आपको बात बताऊं, इससे भी ज्यादा पहले की बात करता हूं, स्मॉल पॉक्स के बारे में, आपने चेचक के बारे में सुना होगा सर। आज चेचक है, हमने अपने घरों में देखा हुआ है, और हम सोचते हैं कि जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं उन सब ने देखा होगा। मैं, मेरे घरों में मुझे भी इन्फेक्शन हुआ, स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ, भाइयों को इन्फेक्शन हुआ, बहनों को इन्फेक्शन हुआ, कई लोगों को तो आज भी, हमारे एक भाई है उसको आज भी चेचक के निशान है। और आप ये देखिए, मेरा मानना है कि सुबह आपको पता चले उस घर में 4 बच्चे थे, और शाम को पता चलता 2 बच्चे, दूसरे दिन पता चलता कोई बच्चा ही नहीं बचा है। ये स्मॉल पॉक्स है, और स्मॉल पॉक्स ने इतनी तबाही मचा रखी थी कि आप सोचिए कि घरों में बच्चे नहीं होते। पहले जो जनसंख्या जरूर नियंत्रण थी, लेकिन तरीका क्या था, तो ये था। और आज यदि हमारा देश स्मॉल पॉक्स से फ्री हो गया तो वो सिर्फ वैक्सीनेशन की देन। और मैं अपना व्यक्तिगत बात बताऊं कि हमारे भी स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन लगा हुआ था, और जो स्मॉल पॉक्स का लगता भी जो था उस समय, जो इससे पहले जो होली आती उससे पहले तो लग गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, पक गया, उसमें खून निकलने लगा, स्कूल भी जाने में होती थी, दर्द भी होता था। लेकिन कम से कम उस लगने के बाद, कम से कम मुझे तो स्मॉल पॉक्स नहीं है, और मुझे ही क्या, आज पूरे देश में स्मॉल पॉक्स से मुक्ति मिल गई है। जो आपने कहा कोविड की बात है, तो मैं सिर्फ इस बात को कहता हूं, जितने भी दर्शक, चाहे वो हमारी उम्र के हों या हमारे से ज्यादा के हों, वो तो स्मॉल पॉक्स के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन जो हमारे से यंग है वो नहीं जानते, वो इस बात को समझे। वो पोलियो को तो जानते ही है,
यदि मेरा अपना जो कैंपेन पोलियो को चल रहा है, पोलियो कितनी बड़ी डिसेबिलिटी पैदा करती है, आप ये देखिए, जाके पाँव ना फटी बीमारी वो का जाने पीर पर पीर आई। पर जिसके आई। घर में लड़की लंगड़ी हो, उससे आप पूछिए उसको क्या होता है। तो वैक्सीनेशन तो ये है जो आपने अभी कहा था। यस, वैक्सीनेशन में कुछ दिक्कतें होती, जैसे मैंने कहा, भाई थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था स्किन में, तो कौन सी बड़ी आफत आ गई थी। इस कोविड से जो हमने सुना है और जो मुझे फीडबैक मिला है, जो हम अपने यार दोस्तों से बात करते हैं या जिन लोगों ने लगवाया है, भाई किसी को थोड़ा सा बुखार हो गया तो उसके लिए कहते हैं कि आप पैरासिटामोल की दवाई ले लीजिए। हाँ, किसी को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होती है। सर लाखों लोगों में, आप इस बात को समझिए, मैं तो एक डॉक्टर के नाते कहूंगा कि हर एंटीबायोटिक इज नोन टू गेट ए एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। तो आप सोचिए, 1000 आदमी में किसी को एक हो गया है या लाख आदमी में इसको हो गया है, तो कौन सी बड़ी बात है। सर ऐसा हो रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन से किसी की डेथ भी हो रही है, जैसा कि मैंने मास मीडिया में पढ़ा। मैं अपने किसी परिचित को तो नहीं जानता हूं कि जिसके साथ ऐसी घटना घटी हो, लेकिन हाँ, जो मैंने मास मीडिया में पढ़ा है, और हम डॉक्टर के नाते, डॉक्टर के अपनी नॉलेज के नाते और अपने एक्सपीरियंस के नाते कह देते हैं कि ऐसी घटनाएं हो जाती। लेकिन आप सोचिए कि 1000 में भी एक आदमी की डेथ हो रही और करोड़ों आदमी बच रहे, तो इससे अच्छी क्या बात होती। लोगों को बिल्कुल बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए। वैक्सीनेशन आप इससे भी तो देखिए, यदि आप ये देखें प्रधानमंत्री की ये आप सोचिए सोच ही है, या हमारी भारत सरकार की सोच ही है कि कम से कम हम लोगों को तो फ्री मिल ही रही, हो सकता आगे लोगों को भी फ्री। जरा सर आपका हैंग हो गया है। 100 लोगों में हाँ। एक भी आदमी बच गया और यदि उसको इन्फेक्शन हो जाता तो ही बिकम्स अगेन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो मैं तो मानता हूँ छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, यस मैं इससे एग्री करता हूँ और लोग भी इसको समझें, लेकिन छोटी मोटी घटनाओं से मैं सर आप कहें और कहें तो हम बहुत सी चीजें आपको बता सकते। इंश्योरेंस का क्या सिस्टम है सर? क्या हम किसी से कहते हैं मैंने साहब 50,000 का इंश्योरेंस कराया और हमारे से कहीं ऐसा नहीं। आप ये देखिए 50,000 का इंश्योरेंस कराने के बाद यदि आपको 5 करोड़ बच जाते हैं तो क्या वो गलत बात है? और कहीं ऐसा होता भी है साहब, ये तो सब इस तरह से कि किसी की ऐसी घटना हो भी सकती है, लेकिन हाँ वैक्सीनेशन एक बहुत है। और आप ये देखिए सर, आज के टाइम में वैक्सीनेशन इन्फेक्शन के लिए नहीं, वैक्सीनेशन तो इसलिए भी चल रहा है कि कैंसर भी खत्म हो जाए। कैंसर के लिए भी वैक्सीनेशन जैसी चीजें सोची जा रही, और आप सोचिए वैक्सीनेशन सबसे सस्ता, अच्छा और बहुत प्रभावी है। सबसे बड़ी बात है बहुत प्रभावी है। तो मैं तो कहूंगा सब लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए। जिनको नहीं लगा, आजकल सरकार ने ऐप चला रखा, नहीं लगा तो अपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को फोन करें, वो भी आजकल इनरोल कर रहे हैं और सबको समय समय से लगवाना चाहिए। यहाँ पर मैं एक आपसे इसी वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक बात करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। जरूर करें। एक दो बातें हैं कि एक तो जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उन्होंने पूरे कोरोना काल जो था, हमारा जो पेंडेमिक था, उसमें वो एक तरह से हमारे लिए सोसाइटी के लिए लीडिंग लाइट बन के उभर के आए, वो हमारे लिए रोल मॉडल उभर के आए। अब क्या हो रहा, बिल्कुल अब क्या हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन होना था उनमें वो उत्साह नजर नहीं आ पा रहा। तो उस चीज को लिए ओवरकम करने के लिए, अच्छा अगर इसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा, तो पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में कितना समय लगेगा अगर उन्हीं में वो होगा। तो इस चीज के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर। देखिए सरकार तो जो कर रही है वो करना ही चाहिए। समाज को ये करना चाहिए कि जिन लोगों को बुलाया जा रहा है उन लोगों को लगाएं, और जिस तरह का भ्रम लोगों में पहन गया कि हम इसलिए नहीं लगवाएं, अब तो देखिए मोमेंटम पकड़ भी रहा। पहले तो लोगों ने चाहा, और ये सब मास मीडिया का भी रोल है। देखिए एक कोई दुर्घटना आप बता देते हैं तो लोग ये समझते हैं कि उस सबको हो रही। आप इसको एनालाइज कीजिए क्वांटिटी के हिसाब से। यदि मैंने आपको कहा, अब हम आपको यहाँ की बात नहीं, मैं आपको एक ऐसी बात बताते हैं जैसे कि एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आया हुआ था और वो लगता था एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाती तो उसमें किसी की डेथ भी हो जाती। अब वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन किसी को भी हो सकती है, किसी ड्रग से हो सकती है। जब वो हो जाती है, यदि वही चीज को हम इतना बढ़ा चढ़ा के कहें कि भाई शहर में एक आदमी को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो, उसकी डेथ हो गई तो एंटीबायोटिक खराब है, या वो डॉक्टर खराब है, या वो जगह खराब है, ऐसा नहीं लोगों को सोचना चाहिए। मैं मानता हूं कुछ इस तरह से हो रही जो आपने कहा, बिल्कुल जो हेल्थ वर्कर है, पुलिस वाले लोग हैं, या जो सफाई कर्मचारी है, उनका बड़ा योगदान रहा है कोविड में। हम आपको कहें कि यदि लोग सुरक्षित रहे तो इन्हीं की वजह से रहे। और ये मैं जरूर और बताना चाहूंगा, इसमें सबसे
से ज्यादा सरकारी डॉक्टर, सरकारी पुलिस और सरकारी सफाई कर्मचारियों का बहुत रोल रहा है। और जो दूसरों लोगों को रहा है तो सबने भागदार नहीं, वो सबकी जिम्मेवारी है। मैं तो ये कहूंगा कोई एक ही व्यक्ति की, ना एक ही समाज की, ना एक ही ग्रुप की जिम्मेवारी, सबकी जिम्मेवारी। जी जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड के इसमें इनको बहुत बड़ा रोल रहा है, और अब इनको आगे अपने वैक्सीनेशन में भी बहुत आगे बढ़ चढ़कर आगे रहे, ताकि हमारा जो कराना चाहिए, वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ड्राइव, हाँ बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, आप एक थोड़ा अगर आप उत्तराखंड की तरफ आए, आपने बहुत सारे हेल्थ कैंप किए हैं, आपने माउंटेनियस पहाड़ी इलाकों में भी बहुत सारे कैंप्स करे, आपको वहां किस तरह की समस्याएं नजर आई, लॉजिस्टिक की या दवाई की, या किस तरह की समस्याएं नजर आई पहाड़ में बेसिकली, अगर हम इसको देखें तो? जी सर। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, हमें इसलिए समस्याएं नजर नहीं आती हैं और लॉजिस्टिक की इसलिए नहीं होती कि जो हम करते हैं वो अपने संसाधन से करते हैं। जैसे हमारे पास जाने के लिए साधन है, रहने के लिए साधन है, जो लोग वहां पे ऑर्गेनाइज करते हैं हम उनसे कह देते तो वो हमें रुकने का, एक जगह का इंतजाम करते, हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम करते। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि मुझे इस तरह की समस्याएं आई हैं। वो इसलिए नहीं आती हैं कि उसमें दोनों रीजन होते हैं कि हम लोग अपनी इच्छा से कहते हैं कि हम कैंप करना चाहते हैं, और जो लोग हमें कैंप के लिए इनवाइट करते हैं वो हमसे खुद उनकी इच्छा होती है कि हम करवाएं। मेरे पास तो ऐसा है कि सब लाइन लगी हुई, सर आप हमारे यहाँ भी कर लीजिए, सर आप हमारे यहाँ भी लेकर। तो मैंने तो सर आपको ईमानदारी से बताऊं कि इस तरह की कोई समस्या नहीं देखी। बल्कि मैं एक बात आपको बताऊं कि हमने एक जगह कैंप किया था, वहां पर तो लोगों ने उस समय हमने कहीं जाना पड़ा, हुआ क्या कि हम किसी साधन से गए, गाड़ी से हमारी कोई, हमने एक गाड़ी दूसरी जगह भेज दी, दूसरी, तो उन्होंने अपनी गाड़ियां इंतजाम की, और हमारे साथ स्टाफ ही नहीं, लड़कियां भी थी, उन्होंने बड़े ढंग से भेजा, घर तक छोड़ के गए और बताया कि डॉक्टर साहब आपका स्टाफ घर पर पहुंच गया। तो मुझे तो सर ऐसा अपने व्यक्तिगत तौर पर ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ कि हमें किसी तरह की परेशानी हुई। हाँ, जो परेशानियां होती हैं वो ये जरूर होती हैं कि अब जैसे किसी ने, हमने कहा कि सर हमने 8 घंटे के लिए कैंप लगाया, अब कुछ लोग होते हैं कि नहीं वो उसके बाद ही आ जाते हैं, तो उस तरह के थोड़े बहुत होते हैं, थोड़ा सा असंतोष भी उनमें लगता है। अब हम लोगों को ये लगता है सर अंधेरा हो रहा है, हमें घर पहुंचना है, तो ये तो हम जरूर कहते हैं, वैसे और कोई ऐसी हमें समस्याएं आई नहीं सर। अच्छा सर, एक अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी ट्राई भी कर रही है। कोविड के टाइम जो है स्ट्रक्चर में और सुधार भी हुआ है, एनहांस भी हुआ है, बट जनरली ये सोचा जाता है कि गवर्नमेंट जो हेल्थ सेक्टर है उसमें गैप्स हैं। तो आपकी ओपिनियन में हाउ कैन द प्राइवेट सेक्टर हेल्प ये गैप को फिल करने के लिए? देखिए सर, मेरा मानना तो ये है कि हम लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ना बने ना। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ द हेल्थ और इट इज क्वेश्चन ऑफ द व्हाट वी शुड बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। जहां सरकार काम कर सकती है, देखिए ये दो अलग अलग क्षेत्र है, प्राइवेट वालों का और सरकार वालों का। इनका अप्रोच भी अलग है, काम करने का तरीका भी अलग है, और जो क्लाइंटेज है वो भी अलग अलग है। जैसे मैं कहूँ, आपको बताऊं, मेरे अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, हमारे पास एक पेशेंट आया, अब उन्होंने, किसी ने कहा कि सर हमें आईसीयू की बात करवा दी, तो एक ऐसा टाइम आया कि कहीं पे आईसीयू बेड खाली ही नहीं थे ना। तो उन्होंने कहा भाई किसी भी कीमत में नहीं थे। इसका में क्या है कि सर हेल्थ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्राइवेट के लिए भी और सरकार के लिए, इट इज वेरी कॉस्ट इंसेंटिव, कॉस्ट इंसेंटिव सेक्टर। अभी आप सोचिए, अभी सरकार ने हमारे ख्याल से जहां तक 20,000 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था, इफ आई एम राइट, नंबर में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन आप इसको सर, हम आपको ही एक ही बात को बताना चाहते हैं कि आप 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ का ही था, लाख का था, 20,000 करोड़। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो एक वेंटिलेटर है जो हम लोग रखते हैं, जो एवरेज क्वालिटी का वेंटिलेटर है वो सर 10 लाख का आता है। अब आप सोचिए कि 10 लाख रुपए का एक वेंटिलेटर, और 10 लाख रुपए में जाने कितनी चीजें आ सकती, जिनको हम यदि बेड से बात करें या स्ट्रेचर से बात करें या एम्बुलेंस से बात करें तो वो ज्यादा आ सकती। तो एक तो ये जो वो सरकार के लिए भी प्रॉब्लम है, और ये सर प्राइवेट के लिए भी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि सरकार के लिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जमीन की उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके यहाँ एक्सपेंशन हो सकता है।
अब हम लोग यदि चाहें, प्राइवेट सेक्टर वाले डॉक्टर चाहें कि एक्सपेंशन करना चाहते हो, तो उनके पास साधन भी है, उनके पास पैसा भी है, वो बैंक से भी इंतजाम कर सकते हैं, व्यक्तिगत अपने रिसोर्सेज से बढ़ा सकते हैं। लेकिन जगह जो है इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि इतनी कि वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अभी आपको बताऊं, इसी से संबंधित में, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, अब जैसे आप पहाड़ों की बात करें, और मेरे से कभी इस समय कहा गया कि आप श्रीनगर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, एक बार मेरे पास ऑफर आया था। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर एक डिस्टेंस एक अलग प्रॉब्लम होगी जो एम्प्लॉय के लिए, हम अब एम्प्लॉय की बात नहीं करते, हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। तो अब आप ये सोचिए कि यदि हमने कह दिया एक मेडिकल कॉलेज के लिए, प्लेन के लिए जो नॉर्म रखे गए हैं, वो नॉर्म सर पहाड़ में कहीं से भी लागू नहीं हो पाते। इतनी तो हमारे पास जमीन भी नहीं है, ना हमारे पास फ्लैट जमीन है, ना इतनी है तो टेरेस में है। तो सर इस तरह की तो समस्याएं हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इसमें हमें बिल्कुल बहुत इशू नहीं बनाना चाहिए, ना वो प्राइवेट का, ना पब्लिक का या सरकार का। हमें सबको एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री काम कर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ही काम करना चाहिए, कॉम्पिटिटिव वाली बात नहीं करना चाहिए, और बेसिकली कोऑपरेटिव से। मैं कहता हूं हमारे यहाँ सरकार के हॉस्पिटल से या सरकारी हॉस्पिटल से किसी मरीज को कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमारा ये इशू नहीं होना चाहिए कि हम सरकारी अस्पताल को ये कहें भाई वहां पे इतना खराब कर दिए, वहां पे इतना कर दिए। नो, दिस इज नॉट ए राइट अप्रोच। आप ये देखिए, उस व्यक्ति को इतनी तो सुविधा दी है, और क्या सरकारी अस्पताल में सभी लोग खराब हो रहे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, परसेंटेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन वहां भी हो रहे हैं, तो वो हम परसेंटेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन प्राइवेट में भी हो रहे हैं। हाँ, अब प्राइवेट में यदि हम कहते हैं टर्सरी स्टेज पे हमारे यहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, टर्सरी केयर के हॉस्पिटल्स हैं, लाइक एनीवेयर, आई शुड नॉट नेम एनी हॉस्पिटल, दे शुड आल्सो गिव द प्रायोरिटी टू दिस पेशेंट। भाई कहीं से वो पेशेंट आया, आपके यहाँ नहीं आया, तो क्या अब उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि उसको वो देखें? भाई बिकॉज वो इसलिए देखें, यदि मैं मैनेज करने लायक होता, या हमारा कोई कंटेम्परेरी है, या हमारा कोई कुलीग है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा, वो करने हो तो आपके यहाँ क्यों भेजता सर? वो आपके यहाँ इसलिए भेज रहा है कि हमारे पास वो साधन नहीं है, और आपके साथ वो साधन है। यदि हम कहें कि हमारे हॉस्पिटल्स का बजट कितना होता, एक सरकार के टर्सरी केयर का हॉस्पिटल का बजट, तो इनमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं बार बार यही कहूंगा कि हम लोग को एक दूसरे से कंपटीशन की नहीं, बल्कि बड़े कोऑपरेटिव बात है। अल्टीमेटली लोग तो हमारे ही है ना सर, चाहे वो प्राइवेट में इलाज करा रहा, मैं आपका एग्जाम्पल दे, किसी का कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं इलाज करा है तो हमारा ही, हमारे से कहीं ना कहीं तो जुड़ा है। आज वो सरकारी हॉस्पिटल में, कल प्राइवेट में आ जाएगा, आज वो प्राइवेट में चला है, कल सरकारी हॉस्पिटल में चला जाएगा। तो ऐसा तो होना ही चाहिए सर। एक सर, प्राइवेट जो हम बात कर रहे हैं प्राइवेट हेल्थ केयर की, रेवेन्यू इंपॉर्टेंट होता है चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, बट अभी बिल्कुल ठीक है सर। रिसेंट इयर्स में ऐसा एक इमेज भी है और ऐसा एलिगेशंस भी लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट मॉडल को बहुत लगाया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है बट बोल रहे कॉर्पोरेट मॉडल हो रहा है, तो इसमें आपके राय में बैलेंस कैसा होना चाहिए कि रेवेन्यू भी हो बट हम अपना जो ऑब्लिगेशन है सोसाइटी के प्रति उसको भी डिस्चार्ज करें? देखिए सर, ये आपने कहा कि जो रेवेन्यू है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इसमें कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यदि आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को, जैसे मैंने कहा, यदि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जिस तरह का जो थोड़ा सा काम में, जैसे लोगों को यदि परसेप्शन ये है कि हमारे यहाँ ज्यादा फीस ली जाती है या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ज्यादा चार्ज करते हैं सर, तो वो भी नहीं होना चाहिए। मेरा तो मानना ये है, और सोसाइटी को और सब लोगों को इस बात से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वी आर हियर टू लुक आफ्टर ईच अदर। यदि हम ये समझ के, खास तौर से सर मेरा मानना है, शिक्षा और स्वास्थ्य वो व्यापार के सिद्धांत पे नहीं चलने चाहिए। लेकिन हाँ, यदि किसी ढंग से व्यापार के सिद्धांत पे चल रहे हैं, तो वो कुछ हद तक उस लेवल से चल रहे हैं कि जो कि एक नॉर्म हो, इतना ना हो कि जिसमें बहुत, देखिए एक दिन यदि सोसाइटी में एपैथी पैदा हो जाती है कि हमें किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना है, तब क्या होगा सर? तब क्या होगा? और आप इस बात को समझ लीजिए, आज तो हम बैठे हुए कि हमारा अस्पताल है, हमारा प्राइवेट है, दूसरे का हॉस्पिटल है, या किसी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का। आप ये सोचिए कि जिस तरह से यदि आप स्वास्थ्य और शिक्षा को इतना महंगा दे रहे हैं, वही यदि चीज हमें दूसरी जिसकी की हमें जरूरत है, जब हमें वो चीज महंगी मिलने पर, तब हम क्या करेंगे सर? तब हम क्या सोचेंगे उसके बारे में?
तो ऐसा नहीं है, सर्विस दो, डिस्प्रोपोर्शनेट ना दो। मैं ये नहीं कहता हूँ आप प्रॉफिट ना लें, प्रॉफिट लें, हम लोग भी प्रॉफिट लेते हैं, सरकार भी कहीं ना कहीं से अपना है, क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सेज ज्यादा है तो वो उनको इतने प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज समथिंग, क्योंकि यहाँ से वो अपना जो उनका जो रिसोर्स है या रेवेन्यू है यहाँ से नहीं लेके वो वहां से कर सकते हैं। हाँ, ये हम जरूर आपसे कहेंगे, सरकारी हॉस्पिटल के रेट में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल सुविधा नहीं दे सकता है, ना वो उस रेट में सर्विस दे सकता। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि प्राइवेट वाले उसको डिस्प्रोपोर्शनेट ले, जैसा कि मैं बहुतों को यही कहता हूं, कोई भी धंधा इस तरह नहीं होना चाहिए कि जिसमें 1 2 का 4 4 2 का 1, जहां हमें 1 रुपए लगाना चाहिए और जहां हमें 4 रुपए लगाना चाहिए 1 रुपए हम लगा रहे, जहां हमें 1 रुपए कमाना चाहिए हम 4 रुपए कमा रहे। वो किसी भी धंधे में हो, किसी भी बिजनेस में हो सर, ये अनइथिकल है एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत अच्छा आपने बताया कि कैसे बैलेंस बना के रखेंगे, बिल्कुल सर, क्योंकि सोसाइटी में डॉक्टर का दर्जा भगवान का भी है, तो बिल्कुल वो भगवान कहीं दुकानदार ना बन जाए, ये बिल्कुल चीज सही भी कहा। उनको वो रख के आपने बिल्कुल उनको सही बताया। अब डॉक्टर साहब ऐसे हमने बताया कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, गिनीज बुक्स में, लिम्का में और काफी सारे, तो कोई ऐसा एक दो कोई ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स को बताएं जिसमें आपका कोई अलग से इनोवेशन हुआ हो, जिसमें आपको आज भी लग के आपको अंदर एक प्राइड फीलिंग आती हो कि यस आई हैव डन दिस एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ डूइंग दिस, तो ऐसा कुछ देखिए, ऐसे। मैं जी सर। आपको जरूर बताऊंगा, जैसे आपने कहा कि आई शुड फील प्राउड ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, मेनी थिंग्स सर। मैंने आफ्टर नाउ आई 40 ईयर और सो मेनी थिंग्स, और हम आपको यदि 2 और 4, अभी आपने गिनीज का बताया, गिनीज का मैंने जो ऑपरेशन किया था वो सर 16.5 किलो का ट्यूमर था, जिसकी ट्यूमर की गर्थ थी मोर देन ए मीटर, जो कि हम लोगों की कमर नहीं होती है। अब आप इस देखिए सर, ये 16.5 किलो का ट्यूमर, आप ये देखिए, मैंने उस समय तक जब इसको निकाला था तो कम से कम 20-22 कंट्री तो हम उस समय भी घूम आए होंगे, हमारी ट्यूमर की फेलोशिप भी थी, एंड आई हैड बीन टू द मेनी कंट्रीज बाय दैट टाइम, लाइक स्वीडन, जापान और स्विट्जरलैंड, यूएसए में पहुंच ही चुका था। और जब हमने देखा कि भाई, मैं इसको आपको 2 चीजें इंटरेस्टिंग बताऊं, बहुत लोगों ने कहा था अपने यहाँ 16.5 किलो का ट्यूमर हुआ कैसे। देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों को अवेयरनेस है, जब आज थोड़ा सा भी होता है तो लोग अस्पताल पहुंच जाते, किसी डॉक्टर को, तो दैट शोज द, इट इज नॉट द हेल्थ स्टेटस, इट शोज द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दैट इंडिविजुअल, कि उसके पास ना इतनी अवेयरनेस है कि भाई ये कैंसर है, इसमें हमें इलाज कराना चाहिए, ना उसके पास इतने साधन थे। वो एक किस्सा हम और बताएंगे। और फिर इसके बाद जब चीजें बड़ी हो जाती हैं तो सर, डॉक्टरों के लिए भी एक संभावना होती है कि वो क्या कर सकते, क्या नहीं कर, और हर व्यक्ति के पैमाने जो हैं इस मामले में वो अलग अलग है, एफिशिएंसी की कहें या जिसको क्षमता की कहें। चूंकि क्षमता का क्या है, क्षमता का जो सीधा वास्ता है वो आपके ज्ञान से, स्किल से। यदि जिसको ज्ञान पहले से कम होगा तो उसकी क्षमता भी कम हो जाएगी। जिसने मान के चलिए 1 किलो का ट्यूमर नहीं निकाला, वो 2 किलो 4 किलो का नहीं निकाल सकता, लेकिन हमने इससे पहले भी निकाल लिए थे, तो हम 8 किलो 10 किलो के तो ट्यूमर निकाल चुके थे। तो मैं ये सोचता था कि जब हम 8-10 किलो का निकाल लेंगे तो इसका भी निकाल लेंगे। दूसरी बात ये थी, उसने ये कहाँ एक मिनट डॉक्टर साहब, ये कहाँ का ट्यूमर था, कैसा ये किस। थाई का ट्यूमर था सर, जी जांग का ट्यूमर था, जी। ये जांग का ट्यूमर था। और इसने निकलवाया कब सर, ये इतना बड़ा हो गया था, 16.5 किलो का ट्यूमर। आप सोचिए कि एक तरबूज को, हम और आपने तो तरबूज भी इतना नहीं खरीदा होगा, और उसको यदि जांग से बांध लिया जाए तो क्या। इस व्यक्ति की जो जो परेशानी थी वो देखिए, कि मैंने कई बार इस बात को बता चुका हूं। उसने तब ऑपरेशन कराया जब वो टट्टी करने के लिए नीचे बैठ ही नहीं पाता था, वो खड़े खड़े टट्टी करता था। एक बार मुझे दिखाने आया तो वो कहता है, डॉक्टर साहब, तो मुझे लगा यार ये बस दिखाने आया होगा, इसको करवाना नहीं, शायद दिस कुड बी द वन ऑफ द रीजन के हर अस्पताल में जाता होगा, दिखाता। 2-3 महीने के बाद वो मेरे पास आया, कहता मुझे ऑपरेशन कराना है। तुमने कहा यार ऑपरेशन कराना है तो अभी तक तुम क्या कह, कहता डॉक्टर साहब मेरी आपको बताऊं, मैंने एक फिक्स डिपॉजिट कर रखी, और वो फिक्स डिपॉजिट अभी मैच्योर हुई है, वही पैसे लेके मैं आपसे इलाज करा रहा हूँ। तो ये दिखाता है कि सर में कितनी सामाजिक परिस्थितियां हैं और कितनी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं। दूसरी घटना सर हम यही देहरादून की बताते हैं। देहरादून का मरीज नहीं था, ये मरीज हमारे पास गया का आया सर। जब ये पेपर में आ गया, जब 16.5 किलो का ट्यूमर है, तो ये पेपर में आकर लोगों को पता चला, वो हमारे पास गया से आया। तो पहले एक व्यक्ति आया, उसने मुझे फोटो दिखाई,
और फोटो दिखाने के बाद जो ट्यूमर होगा वो लगभग जो साइज में होगा हमारे ख्याल से 8-10 इंच का होगा और वजन भी 4-5 किलो का अंदाज से हम लगा सकते हैं। उसने मुझे फोटो दिखाई, कहता साहब हमने आपका नाम पढ़ा हुआ था और मरीज तो ये बिहार में है, हम तो ले आए तो क्या टांग बच जाएगी? हमने कहा बच जाएगी सर। जब वो लेके आया तो वो ट्यूमर जो आपने यहाँ कहा जो 16.5 का किलो, उस बंदे की टांग और ट्यूमर का वजन 30 किलो था। वो हमने अपने यहाँ डिस्प्ले भी कर रहा है, 30 किलो टांग की, और बंदे का खुद का वजन जो था वो 27 किलो था। मतलब सॉरी, यदि उसको निकालने के बाद बंदे का वजन 27 किलो था। आज भी हमारे यहाँ सर डॉक्यूमेंटेड है। तो मुझे बड़ा हैरान हुई। तो कहता है सर आप इसकी टांग बचा लीजिए। तो हमने कहा यार तुमने फोटो क्या? वो तो कहता 4 महीने पुरानी थी। जब हमने देखा तो हमारे तो पसीने छूट गए। और यहाँ पे हमारे एक एनेस्थेटिस्ट दोस्त हैं, यदि वो इसके माध्यम से सुन रहे हो तो उन्होंने कहा अरे साहब हम एनेस्थीसिया कल के लिए रख लो, एनेस्थीसिया दे दूंगा। तो मुझे डर लगा, मैंने कहा कल यार मना ना कर दें, क्योंकि मेरा अपना मानना है यदि हम मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाएं और किसी कारण उसका ऑपरेशन नहीं होता है तो मुझे बड़ी गिल्ट फील होती है। वो गिल्ट हमारी गलती है कि हमने पहले उसको एनालाइज क्यों नहीं किया, दूसरे ने किया, और किसी एनेस्थेटिस्ट ने मना कर दिया कि नहीं कर पाए तो भी मुझे बुरा लगता है कि ये बात हमें पूछ। तो एनेस्थेटिस्ट को जब बुलाया सर 10 बजे तो उनके तो पसीने छूट गए। कहते नहीं 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 डॉक्टर साहब मैं तो नहीं करा पाऊंगा। मैंने कहा यार इसमें क्या दिक्कत है? तो जब इसका मतलब ये होता है कि चीजें जब देख ली जाती तो उनका हम एनालिसिस कर लेते हैं, इससे पहले नहीं। उसका भी फिर हमने उनको बढ़ाया और उनको कहा कि नहीं ऐसा कोई जान का खतरा नहीं है। इसमें एक तरीके होते हैं, टेक्निक होती है। खून की नस को यदि हम बांध देते हैं और उसको निकाल देते हैं तो खून बहेगा नहीं। तो बंदे की जो अस्पताल में मरीजों की डेथ होती है मेनली ऑपरेशन थिएटर में, वही वजह होती है खून ज्यादा बह जाए। तो हमने कहा हम खून उसका बहने ही नहीं देंगे, जो उसका है उसको निकालने। उसकी तो हमने टांग निकाली थी। तो ये इस तरह की। दूसरी आपने कहा इनोवेटिव, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इतना अच्छा इनोवेशन है। इट इज कॉल्ड द रिसाइकलिंग ऑफ द ट्यूमर बोन। इसमें हम करते क्या है, बोन कैंसर हड्डी को 6 इंच की हड्डी निकाली जैसे, और उसको ऑटोक्लेवर में डाल दिया। ऑटोक्लेवर ऐसे ही होता है जिसमें कि हम कुक करते हैं या अपने घरों में प्रेशर कुकर है उसमें इंस्ट्रूमेंट को कुक करते हैं, उस बोन को उसमें डाल देते हैं और हीट से ट्यूमर सेल्स खत्म हो जाती हैं और उसको हम दोबारा उसी जगह पे री इम्प्लांट कर देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द री इम्प्लांटेशन ऑफ द ऑटोक्लेव ट्यूमर बोन ग्राफ्ट। और वो टाइम के साथ साथ रिजेनरेट करती, क्योंकि कोई भी बोन। और यहाँ पे एक लड़की है जो आज भी जिंदा है, मैंने उसको 15 साल की उम्र में किया था, अब तो वो 30 साल की है, चल फिर रही है, उसको सरकारी नौकरी मिल गई है। और यदि उसका भी किस्सा सुनाए तो वो कहती है हमारी टांग काटने को तो सबने कहा है। तो हमने कहा देखो हम एक शर्त पे तुम्हारी टांग बचा सकते हैं, ये एक इनोवेटिव प्रोसीजर और हमारा पब्लिश वर्क है। दैट वर्क आई ऑलरेडी पब्लिश इन द इंटरनेशनल ऑर्थोपेडिक इन द 96 और सो। तो मैं तो यहाँ पे ये ऑपरेशन तो हमने 2006 में किया था, जो लड़की की बात बता रहे हैं। मैंने एक ऑपरेशन इसका जॉली ग्रांड में भी किया था उसी तरह का, वो भी हमारा लिम्का में आया था। जब ये लड़की और इसके माँ बाप आए तो हमने कहा भाई इसमें ये होता है किसी भी ऑपरेशन में टांग बचाने के में एक रिस्क होता है और वो हम कंसेंट लेते हैं कि ऑपरेशन के समय ऑपरेशन के बाद भी टांग कट सकती है, क्योंकि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता। दे एग्रीड और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यदि टांग पहले नहीं कट और बाद में कट भी आप बचाने की कोशिश करते, बच जाती तो सोने में सुहागा है, और नहीं बचती तो कटनी तो आज भी है। थोड़े दिनों के बाद देन आई डिड, और बहुत ही अच्छा हुआ। उस लड़की ने कीमोथेरेपी भी करानी पड़ी, जो कि अपने यहाँ पहले उन दिनों इतनी सुविधा नहीं थी, ना आसपास भी कहीं नहीं थी। उसने चंडीगढ़ में कीमोथेरेपी करे एंड सी सर्वाइव, उसकी जान भी बची, टांग भी बचाई। दे आर सो ऑब्लाइज्ड टू मी एंड आई एम आल्सो वेरी ऑब्लाइज्ड टू हर एज वेल, और पर्टिकुलरली सच पेरेंट्स एंड सब पेशेंट्स रिलेटिव जो हमारे में इतना भरोसा करते हैं और उन्हें लगता है कि डॉक्टर साहब करेंगे। मैं काम करने में सर इस माध्यम से एक ही बात बता, कोई भी काम हम सर्जरी का करते हैं मेरी नीयत बिल्कुल खराब नहीं। और मैं सब मरीजों से कहता हूँ यदि आपकी नीयत अच्छी है, यदि आप ये सोच के काम कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब से एक ऑपरेशन करवाना है और जो कुछ हो जाएगा तो हम डॉक्टर साहब को बदनाम कर देंगे, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। यदि मरीज की नीयत अच्छी होती है, रिश्तेदारों की नीयत अच्छी होती है तो काम अच्छे होते हो। मैं मानता हूँ और मैं इस बात को समझता हूँ, शायद सर यही कारण रहे हों कि जिन्होंने हमारे में इतना भरोसा रखा है और हमने भी मन से काम किया और उन्होंने मन से काम करवाया, इसलिए आज हमने इस तरह के काम कर रखे हैं जिनको कि गिनीज में, लिम्का में और इंडिया बुक रिकॉर्ड्स में होते ही रहते हैं। तो एक काम है जो डॉक्यूमेंटेड है। ऐसे हमारे दर्जनों काम है सर, दर्जनों काम है कि जिस तरह के हम काम करते रहते हैं। इनोवेशन में सर ऐसा कोई गलत चीज नहीं है। इनोवेशन ये है कि लॉजिकल होना चाहिए। देखिए मैं इसको लॉजिक की बात कहें, जब हम ये लेक्चर देते थे तो बहुत से लोग हमारे कुलीग या सुनने वाले कुछ डॉक्टर, अरे डॉक्टर साहब इसमें क्या नई बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो सर इस तरह से तो बिजली का जो बल्ब को ढूंढने में भी कोई नई बात नहीं, इट इज जस्ट ए रिसाइकलिंग, और इसमें कोई नहीं कॉन्सेप्ट है। क्योंकि यदि
कोई बैक्टीरिया खत्म हो सकते हैं, तो ये मैं मानता हूँ वो ट्यूमर सेल्स भी खत्म हो सकते हैं। And this was doing as a experimental work in the many places in the world. Also, I did in fact, the clinical work, and I started this in the PGI Chandigarh. According to this, when I got this Padam Shri, I always remember. I don't know that particular doctor is here or he is no more in this world, but I always, because these are the senior people, those who encourage me. नहीं संजय, you can do it. And उन्होंने जब हमसे कहा नहीं संजय तुम कर सकते हो, तो मुझे करना ही है, और मैंने किया। इनोवेशन आपने कहा लॉजिकल होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं एक चीज और जोड़ूंगा, लॉजिकल होने के साथ साथ उसमें ब्रेव भी होना चाहिए आदमी को, और अपने अंदर कन्विक्शन भी होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, और साथ में उसको उसके लिए रिसोर्सेज भी होने चाहिए। तो ये रिसोर्स, जी सर, ये बिल्कुल आपने तीनों ही चीजें कही है। देखिए मैं आपको बताऊं सर, एक इसमें जो हमारी क्षमता बढ़ी है, वो क्षमता बढ़ने का नॉलेज है, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज टू द स्किल। इनमें एजुकेशन का, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, और हमारे साथ भी है। क्योंकि हमने देखा, जो आपने अभी, हम फिर बार बार कहेंगे, आपने गिनीज में क्यों, जिस दिन हमने इसको सर सबमिट किया था, उस दिन मुझे पता था इसको तो गिनीज में आना ही है। तो लोग कहते हैं आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन। पहले तो आप ये बताइए, इंडिया में ही 16.5 किलो के ट्यूमर बढ़ सकते, अमेरिका में तो नहीं, क्योंकि वहां अमेरिका में दर्द होता है और मरीज अस्पताल पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पे सुविधाएं हैं, हर तरह की सुविधाएं, तो वहां तो ये नौबत ही नहीं आती है। और आप ये देखिए, पहले तो ये कि जो आदमी 6 इंच का या 6 किलो का निकाल सकता हो, और मैंने जब 6 किलो के जाने कितने निकाल दिए, तो इसमें भी एक कोशिश कर सकते हैं। तो एक वो रीजन है सर। और ये है कि जब दुनिया में, इंडिया में इतने साधन होने के बाद, तो या तो बहुत सी कंट्री इंडिया से इतनी कमजोर है कि उनके पास इतने साधन नहीं, तो हाउ कैन दे अचीव और दे कैन थिंक अबाउट ऑल दीस थिंग्स। एक डॉक्टर साहब, आपका जो काम है और रोड एक्सीडेंट्स के अवेयरनेस का काफी है, ठीक है ना, तो आपको क्या लगता है कि इस प्रॉब्लम, एक शॉर्ट में आप बताएं कि किस तरह से हम इस रोड एक्सीडेंट का जो मिनेस है उसको कम करें और सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट कम से कम हो? देखिए सर, यदि आप इसको थोड़े से भी उसमें कहें, तो इसका इतना हो सकता है कि जिस दिन हम लोग यातायात के नियमों को ईमानदारी से मानने लगेंगे, और इन नियमों को ऐसे ही नहीं, इन नियमों को यदि आप कहें और परमिट करें, तो यदि हम जिस तरह से रिलीजियस ढंग से इसको ले लें कि हमें सुबह करके एक हमें पूजा करनी है, सुबह करके हमें कोई रिलीजियस रिचुअल करना है, इस तरह से हम जब करने लगे तो हो जाएगा। उसका एक है, हमें हेलमेट को लगाना कितनी सी मुश्किल की बात है, सीट बेल्ट को लगाना कितनी, देखिए सीट बेल्ट लगाने के लिए, हेलमेट लगाने के लिए चलिए आपको अलग से पैसा लगता है, लेकिन सीट बेल्ट लगाने के लिए तो अलग से पैसा नहीं लगता। हम चाहे आज 5 लाख की कार खरीदे, चाहे 15 लाख की कार खरीदे, सीट बेल्ट लगाएं या ना लगाएं उसका पैसा तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ सीट बेल्ट तो हमें लगानी है ना। इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम है भाई? इसमें क्या इंसल्ट हो रही कि हमें सीट बेल्ट लगा ली तो हम कहेंगे हम अमीर आदमी नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, या मैं इतना नहीं हूँ, इतनी बड़ी गाड़ी में, या वो ये कहते हैं कि नहीं साहब एक्सीडेंट नहीं होते हैं। ये उनकी गलत बात है। मैं ये बात कहूंगा, हेलमेट में सरकार को सर हेलमेट है खरीदने का ऑप्शन जो मालिक है या जो ड्राइवर है या राइडर, उसको क्यों देते हैं सर? Seat belt is the part and parcel of the, when you buy the bike, you have to be given the helmet and you have to, there is no other option. उसमें क्वालिटी आप रखिए। मेरे पास देखिए, हम सर आज को आपका भी अनुभव होगा, मेरा, क्या हमारे देश में सर एसी कारें आती थी? पहले नहीं आती थी। तो क्या जिनके पास पैसा भी था, क्या वो एसी कारें खरीद रहे थे? नहीं खरीद रहे थे, बिकॉज दे वर नॉट अवेलेबल। आज आप गरीब से गरीब आदमी देखिए कौन नॉन एसी कार ले रहा है, और हमें तो पता भी नहीं कि नई कार कोई नॉन एसी आ भी रही हो आजकल। ये गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकर्स का काम है कि ये चीजें ना हो। लोग कहते हैं गाड़ी का ब्रेक खराब होगा, बाइक खराब होगी। अरे सर, बाइक खराब होने का नौबत ही क्यों आए? ये इतनी होनी चाहिए कि ऑल द टाइम दे शुड बी परफेक्ट पोजीशन आल्सो। और एक्सीडेंट होते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होते हैं सर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ये हमारे स्कूलों के करिकुलम में आना चाहिए कि भाई नियम कितने हैं ना। आजकल बच्चों को भी अब कहते हैं स्टॉप, तो उनको समझ में आता है कि क्या ना चाहिए, लेफ्ट राइट चलना। आज अपने देश में हर व्यक्ति लेफ्ट में चल रहा है, अधिकांशतः सर। इतना तो हमारे माइंड में कंसेप्ट आ गया है ना, तो हम साहब इसको क्यों नहीं लगाते? और साधारण शब्दों में बहुत प्लेटफॉर्म से ये भी कह चुका हूं, जब हम सर शर्ट पहनते हैं
पैंट पहनते हैं तो क्या हम शर्ट के बटन नहीं लगाते? क्या हम पैंट पहनते तो हम जिप नहीं लगाते? क्या हम रिफ्लेक्सली ये काम नहीं करते? तो जब हम इतना काम रिफ्लेक्सली कर सकते हैं तो हम ये भी काम रिफ्लेक्सली कर सकते हैं। दूसरी बात है सोसाइटी, मैं तो कहता हूँ सर, कार मैं चला रहा हूँ, मेरे साथ मेरा स्टाफ है, मेरी फैमिली का है, मेरे पोते हैं, बच्चे हैं, तो क्या वो ये नहीं कह सकते दादाजी आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है सर? इसमें क्या बुरी बात है यदि वो कहते हैं? मैं तो कहता हूँ पहले कहें हम उनसे कि बेटा देखो मेरे से कहीं हम सीट बेल्ट ना लाएं तो मुझे तुम ध्यान दिला देना। हम अपने स्टाफ से नहीं कहते, आज हमारा पायनियर का हमारा ये लाइव प्रोग्राम चल रहा तो क्या हमने 10 स्टाफ से नहीं बोला भाई मैं भूल ना जाऊं, तुम सब तैयारी करना, इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो व्हाई कांट दैट बी इंपॉर्टेंट फॉर मी? बिकॉज लाइफ जो है एक्सीडेंट में सर आपको ऐसी ऐसी घटनाएं बताएं, आप परेशान हो, लोग हमारे पास आया शादी का निमंत्रण देने लाए, अपनी फैंसी के साथ लेके आया और यहाँ से जाने के बाद दूसरे दिन हमने पढ़ा कि उसका एक्सीडेंट हो गया। फैंसी शादी से पहले लड़की विधवा हो गई, क्या ये हम सोचते हैं, ये हम चाहते हैं? और आप ये सोचिए कि सर घरों में किसका नहीं, अरे वो हमारा बच्चा नहीं था, किसी का तो बच्चा था, उसके भी माँ बाप थे, उसके भी दादा दादी थे, उसके भी रिश्तेदार थे। आप इसको सोचिए, हमारी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम आपको सबको एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। हमारी समाज की जिम्मेवारी, जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको हमें रोकना पड़ेगा। हाँ, हम ये नहीं कहते डंडे से आप रोकें, लड़के ही रोकें, आप प्यार से भी तो उनको समझा सकते, बता सकते। और हमने तो अपने यहाँ सर हॉस्पिटल्स में ऐसे डिस्प्ले लगा रखे, आप एक बार देख लें आपकी अपने आप आंखें खुल जाएंगी, कोई भी आदमी देख ले। हम तो मरीजों से कहते हैं, लड़कों से कहते हैं, बेटा तुमने 1 लाख की कार खरीदे, जो बाइक खरीदी अब तोड़ दी, इसको क्या रिपेयर करवा सकते? बिल्कुल नहीं करवा सकते। तो इसलिए हम तो रोड सेफ्टी को बहुत नजदीकी से, एक एक घटना क्या सर, हम ऐसी 100 घटनाएं आपको इस समय एक के बाद एक बताते जाएंगे और इतनी दर्दनीय है। और हम, मेरा मानना है एक्सीडेंट से हड्डियां ही नहीं टूटती हैं, घर टूटते, रिश्ते टूटते, समाज टूटता है। हमारे यहाँ एक लगा हुआ है, एक मैकेनिक है, उसके हाथ की हड्डी टूट गई, घर वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो उन्हें लाइबिलिटी लगी। बात सही भी है, वो अपना जो अपना पेट खुद नहीं, पहले भाई खा ले फिर बहनों बांटे, उसका पेट भर नहीं रहा, भाई का पेट क्या भरेगा? तो ये क्या है, सामाजिक नुकसान नहीं है? बहुत ज्यादा ऐसा। किसी घर में लड़का ही एक था, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब बताइए 60 साल में दूसरा लड़का कर सकता है, बच्चा कर सकता है, और कर भी लेगा तो क्या होगा भाई, 60 साल में वो जवान नहीं होगा, तब से पहले तुम कब्र में चले जाओगे। तो इसका क्या है, ये सब चीजों का है। और मैं इनको इन्हीं ढंग से लोगों को बताता, जिससे उनको मेरा उद्देश्य है। कई बार कहते हैं अरे डॉक्टर साहब आपने तो एक्सीडेंट हुआ नहीं, उसी समय पूछने लगे बेटा ब्रेक में क्या है, अब क्या करोगे तुम, अब तो फिल्म देखना बंद हो जाएगी, आप तो सरकास्टिक हो रहे। भाई क्या करें, इन लोगों को कैसे समझाएं? उनके साथ 100 आदमी आते हैं, उन्हें तो समझ में कि अब आपका दोस्त लंगड़ा हो गया, अब आपको अच्छा लगेगा? और मैं आपको बताऊं इस माध्यम से, लड़के लड़कियां जो बाइक पे चलते हैं और वहां पे जो अपना एरोबेटिक्स करते हैं, जो करते हैं, वो सोचिए जब एक्सीडेंट हो जाता है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्या बात है सर, वहां से मिलना जुलना भी बंद हो जाता है। और यहाँ तक नहीं, घरों से भी रिश्ते टूट जाते हैं, घरों से भी रोटे टूट जाते हैं। ऐसे हम कई किस्से जानते हैं। एक मैं डॉक्टर साहब आपसे एक मैं ये जानना चाह रहा था कि एक अभी एक बहस चल रही है पूरे देश क्या? में, हाँ, ये जो मिक्सोपैथी की जो बात चल रही है, सरकार ने आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स को भी कहा कि एलोपैथ की तरह आप कुछ सर्जिकल प्रोसेस या कुछ तरह से आप कर सकते हैं, और उसमें जो एलोपैथ डॉक्टर्स हैं वो दे आर सीइंग वेरी, मतलब दे आर वेरी एंग्री ऑन इट। तो आपका क्या इसमें कहना है कि ये आयुर्वेद भी एक विधा है, तो इसमें किस तरह से इसको आपको देखते हैं इस चीज को? देखिए सर, मेरा मानना ये है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एलोपैथ की बात कह के आयुर्वेद के अगेंस्ट है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कई पैथियां हैं और हर पैथी से किसी न किसी यदि मरीज ठीक होता है तो वो पैथी प्रैक्टिस की जानी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये भी यहाँ पे कहूंगा कुछ पैथी आप अपनी ही पैथी में, जो जिस पैथी में, जैसे मैं हूँ, यदि मैं एलोपैथी करता हूं तो हमारे पास एलोपैथी में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हम पैसा भी कमा सकते, नाम भी कमा सकते, सब कुछ कमा सकते। अब मैं एलोपैथी की बात और आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊं सर, मैं सर्जन हूं। यदि आज सर्जन इस बात को, या हमारे दोस्त हैं जो हमारे कुलीग हैं वो फिजिशियन बन गए, तो क्या उनको सर फिजिशियन को सर्जरी करना अच्छा लगेगा? क्योंकि सर्जन का नाम बहुत है ना सर, ऐसा होना चाहिए कि अरे भाई आयुर्वेद में आपके पास इतनी दवाइयां और इतने इलाज हैं। हाँ, एक मैं हर पैथी वाले से एक ही कहता हूं कि हर पैथी में हर बीमारी का इलाज नहीं है,
लेकिन कम से कम उस पैथी में एक बीमारी का तो इलाज है, तो आप उसमें ही क्यों नहीं एक्सपर्ट बन जाते? क्या जरूरत है कि अपना काम कर नहीं पा रहे, दूसरे में आप टांग अड़ा रहे हैं? देखिए सर्जरी एक ऐसी चीज है, इट रिक्वायर्स द नॉलेज एज वेल एज द स्पेशलाइजेशन एंड द एक्सपीरियंस। आप ये देखें, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो मास मीडिया में पढ़ा था। एक आई सर्जन था, आई सर्जन को शायद उसने सिंपैथी में या लालच में जो भी कहा, उन्होंने पेट का ऑपरेशन कर दिया। सर पेट का ऑपरेशन, पेट में जब करोगे तो खून निकलेगा। आई के ऑपरेशन में सर बूंदी खून, खून नाम की कोई चीज नहीं होती, और पेट के ऑपरेशन में लीटर्स में खून निकला, उनको पसीने आ गए, वो तो बेहोश हो गए। तो आपको इस तरह की करने की क्या जरूरत है भाई? आप ये देखिए, आपने कह तो दिया हम सर ऑपरेशन, सर सिंपल एब्सिस में यदि 10 ml ब्लड या पस ना देखा हो, जहां लीटर्स में देख लेगा, वो आदमी हो जाएगा। तो मेरा तो कहने का मतलब है कि आप अपने में ही एक्सपर्ट हो जाए। चाहे मैं सर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं चाहूँ तो मैं पेट का ऑपरेशन भी कर लूंगा। तो क्या मुझे जरूरी है कि आज हमारा ऑर्थोपेडिक का काम नहीं चल रहा तो मैं पेट का भी ऑपरेशन कर लूं? सर तो कहीं ना कहीं लॉजिक है, कहीं ना कहीं कानून है, कहीं ना कहीं वो एक्सपर्टनेस का कहाँ रहेगा? सरकार के पास इतने ना सर साधन है कि वो किसी चीज को कंट्रोल कर पाए। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी भी कि हमें जितना काम दिया गया उतना ही करें। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जहां आपने पैथी की बात की, भी आयुर्वेद में अपने आप में सर आज आप देखिए इतनी चीजें हैं, क्या करने की जरूरत है। और दूसरा बात मेरा ये है, यदि एलोपैथिक वाले यदि वो कर रहे हैं, वो लिमिटेड काम कर रहे हैं, तो करने दे सर। ये तो ओपन कंपटीशन, जो आदमी कॉम्पिटिट होगा उसके पास मरीज इलाज कराने चला जाएगा। भाई लीगल इलीगल क्या स्टेटस होगा, उसके लिए हमारे लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल जी जी। अच्छा सर, एक ये चीज होती है कि हम जनरल हेल्थ जो है, मान लीजिए बीपी हो गया या शुगर हो गया, इन सब पे हमारा ध्यान रहता है जनरली, बट हड्डियों पे तब ध्यान जाता है जब, ये तो फिर हड्डी टूटती है, बेसिकली फ्रैक्चर होता है, तब हड्डियों की तरफ ध्यान जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो बोन्स की हेल्थ के लिए आपका क्या सजेशन होगा जो जनरल पब्लिक को ऑब्जर्व करना चाहिए? बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा, इट्स अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। हम समझते, देखिए जो हमने फिजियोलॉजिकली है, हर आदमी, आपको मैं ऐसे बताता हूँ सर, हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ती है सही खाना से, तब उसे हड्डियों में जो कैल्शियम का कंपोनेंट है वो 30 साल तक बढ़ता है। इसके बाद 30 से 50 साल तक स्टेशनरी रहता है, और 50 साल के बाद घटना शुरू होता है। इसको आप ऐसे सोचिए कि बैंक बैलेंस की तरह, आपकी बैंक में जितना पैसा इकट्ठा हो गया होगा उतना ही आप खर्च कर पाएंगे। अब इसको आप क्वांटिटेटिव वे में ले लीजिए कि यदि मेरे शरीर में से 5 किलोग्राम कैल्शियम होना चाहिए, यदि 30 साल तक ही हमारे पास 2.5 किलोग्राम कैल्शियम था, तो अब हमारे पास 50 साल के पास 2.5 किलोग्राम रहेगा या 5 किलोग्राम रहेगा? 2.5 रहेगा, क्योंकि हमारे पास है ही 2.5 ना। सो दैट इज व्हाट इज। तो कैल्शियम की बोन की खास तौर से इसके माध्यम से क्या, बच्चों को खास तौर से पेरेंट्स को कैल्शियम का जो बढ़ने का जितना भी है वो इसी एज तक बढ़ाया जा सकता है। और जब आपने यहाँ समय खाने का क्या तरीका है, जो कैल्शियम रिच डाइट है वो आपने, जैसे दूध है, दही है, मट्ठा है, इसको पनीर है, इनको आप ले सकते हैं और लेना ही चाहिए जितना आप लेंगे, बिकॉज इट वर्क्स एज एंड इट इज एज साइंटिफिक डेटा। I am not saying just like that, it is the scientific proof that that is what is happens. दूसरा को होता है कि इसी एज में, जैसे कि आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है खास तौर से काम की वजह से, और उससे भी ज्यादा होता है फिजिकल वर्क। यदि आप जितना ज्यादा फिजिकल वर्क करेंगे उतनी ही ज्यादा हड्डियों की स्ट्रेंथ रहेगी। ये तो है सर जवानी से 25 साल से नीचे। अब आप आगे 30 से 50 साल तक, इसने 50 साल के साथ घटना है। घटने का इसका ये होता है, यदि किसी को, हमें आपको भी बिस्तर में 3 महीने के लिए लिटा दिया जाए तो हमारी हड्डियां भी भुरभुरी हो जाएंगी। लोगों की ये गलत फहमी है कि चलेंगे तो उसमें हड्डी का टूटने का डर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जितनी एक्टिविटी रहेगी कैल्शियम उतना ही ज्यादा रहेगा। और ये आप अपने पड़ोस में भी देख लीजिए सर, जो आदमी ज्यादा जी रहा है इसके मानी वो ज्यादा एक्टिव है, वही लोग जी पाते हैं, वही लोग कर पाते हैं। अब कैल्शियम बढ़ाने के, जैसे मैंने कहा, जब आपको किसी को भी, मेरे पास एक व्यक्ति आए, वो कहते हैं सर हमारे इसकी सर हाइट बढ़ा दीजिए, तो वो कहते हैं हमारा बेटा है इसकी हाइट बढ़ा दीजिए। तो मैं समझ गया और मैंने सुन भी लिया कि मैंने बेटा है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा बेटा है? कहता हाँ हाँ हमारा बेटा है। तो हमने कहा भाई तुम्हारा बेटा है तो तुम्हारी हाइट का तो होगा। तो ये तो हुई जीन्स की बात,
लेकिन हाँ, तो वो उस हाइट के ऊपर, लेकिन यदि उस बच्चे को यदि अच्छा खाना मिल जाता बचपन में, या उस समय इसकी ध्यान दिया होता पिताजी ने, तो उसकी हाइट अपने आप सर 1 फुट बढ़ गई होती। और मैं आपको बताऊं सर, इसको आप मानेंगे सर, जो यूरोपियन हैं, डेवलप्ड हैं, आपकी तारीख में डेनमार्क के लोग हैं, जो डेनिश लोग हैं, दे आर द टॉलेस्ट पीपल। वहां 6 फुट के ऊपर हाइट बढ़ती है। उसका रीजन ये है कि दे टेक द लॉट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। मिल्क जो है वो एक है, और फिजिकली उनके कल्चर प्रॉब्लम है, एक्टिविटी। हमारे यहाँ देखिए, आप रीजन के हिसाब से देखिए, आप पंजाब में देखिए, बिहार में देखिए, यूपी में, ये बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले यदि हमें सबको ये चीज मिलेगी, जो भरपेट खाना मिलेगा, तो बॉडी अपने, ये तो ऐसे ही है, पौधे को आपने जितना पानी दिया, जितनी खाद दी, वो इसी रफ्तार से बढ़ता है। यही हमारे यहाँ, तो ये भोजन का रोल है। तो भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बेसिक जरूरी है। और आपने कहा बूढ़े लोगों के लिए, आप एक्टिव रहिए, जितने आपकी एक्टिविटी रहेगी उतना ही कैल्शियम आपके में ज्यादा रहेगा, उतने ही आपको हड्डी के टूटने का डर होता है। मैं यहाँ पे एक बात और बता, जो लोग चलते नहीं हैं, अभी हम 3 दिन पहले की बात कह रहे हैं सर, 3 दिन पहले की, इसी ने हमारे लिए, तो हम उनके घर पे विजिट करने गए थे। तो उनके घर में सर, उनकी मदर हैं, जो कि उनको स्ट्रोक हो गया है, बिस्तर में लेटी हुई हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि वो बड़े परेशान हो गई। जैसे हम गए हुए थे, उनको शाम का टाइम था, ये अभी सर 3 दिन पहले की बात है। गए तो उनको क्या हुआ कि सर अरे डॉक्टर साहब, इनको तो वो नीला नीला, तो वो तो शर्माते हमसे बोली। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब देख लें, मैंने देख सर, उनको हेमेटोमा होगा, तो ब्लड जो है वो कलेक्ट होने से नीला हो जाता है। वो हुआ कैसे? तो हमने कहा इनकी हड्डी टूट गई। अरे डॉक्टर साहब, ये तो चलती नहीं बिस्तर में। हमने कहा आपको बताऊं, हवा से हड्डियां टूट जाती, बिकॉज दे आर सो सॉफ्ट, दे बिकम सो फ्रिजाइल। हम आपको यहीं पे जो हड्डियां टूटने की बात बताएं, कैन यू बिलीव इट सर? एक बंदा कहता है लड़के ने मजाक किया और पिताजी की हड्डी टूट गई। कैन यू बिलीव? बट इट इज ट्रूथ। उसने कहा, तो वो मेरी बात नहीं माना, कहता सर ऐसा हुआ ही नहीं, मेरी हड्डी नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, भाई आप अभी एमआरआई करा के ले आओ। एमआरआई करा के ले आओ, वहां फ्रैक्चर था, क्योंकि ये तो हमारा अनुभव है। तो लोगों को, बहुत से लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, डॉक्टर साहब हम तो कहीं नहीं, मेरी कमर का दर्द बढ़ गया है। तो हमने कहा कहीं तो गई होगी। नहीं, हम तो हाँ अभी दिल्ली गए थे, लेकिन कार से आए हैं। तो कार से क्या हुआ? थोड़ा सा बम्प जहां लगा कहीं हाईवे के ऊपर, और उसमें फ्रैक्चर हो जाते, छींकने से फ्रैक्चर हो जाते, बिकॉज द बोन्स आर सो वीक। और यदि इन लोगों की नहीं होती, यही लोग दौड़ भाग रहे होते, उनकी कम से कम ये हालत नहीं होती। इनकी हड्डियां कब टूटती हैं? जब ये सड़क पे ट्विस्ट करती हैं, गिरते हैं, या बाथरूम में होती है। तो आपने ये सही कहा है, तो सर इसके लिए हमें बचपन से ही, कैल्शियम बुढ़ापे में नहीं बढ़ता है, हमें बचपन से बच्चों को यदि हमें स्ट्रांग बनाना है, बोन को स्ट्रांग रखना है, तो इनको उसी समय इनका कैल्शियम ज्यादा होना चाहिए। बढ़िया सर, तो बेसिकली जिस्ट ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेटर देन क्योर, बिल्कुल। पहले से और हमारे लिए सर हर चीजों में, हेल्थ के मामले में तो सर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो इसलिए होता है क्योंकि जब कोई अस्पताल पहुंच जाता है, वो सर चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेनी टाइम तो हमारी सोसाइटी के सब की होती है। और मैं ये नहीं कहूँ, खास तौर से इन सब चीजों के लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं जो आपने अभी लेक्चर्स की बात की है या कैंप की बात की है, क्या है सर, हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि जितना आप कर सकते, देखिए मेरा मानना है कि इससे हमारे काम पे को कहीं से भी किसी के डॉक्टर्स को फर्क नहीं पड़ना है। वो इसलिए पड़ना है कि क्योंकि दूसरी चीज है, लेकिन दिस एटलीस्ट उनको ये लगता है डॉक्टर साहब हमारे लिए कंसर्न तो है कम से कम। मैं तो सबसे कहता हूँ कि भाई ऐसा करो, तो जब लोग करेंगे तब ये चीजों में अच्छाई होगी और तभी चीजें अच्छी होंगी सर। ठीक है सर, आज आपने बहुत इलेबोरेटली हमसे काफी विषयों पे बात करी, अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ठीक है, भी आप सब लोगों को, आपकी टीम को, आपको, नेगी जी को धन्यवाद बोलूंगा, हरिओम को, कि आपने इसके हमारे इसको हमें एक, ये भी हम इसको समाज सेवा ही समझते हैं सर। ये भी एक आपके प्लेटफॉर्म से जो हम कर रहे हैं, वे हमारा उद्देश्य यही है। जो आपने कॉलम की बात की, कॉलम लिखने का भी, मुझे लिखने में कहीं कोई, लेकिन हम बहुत सोच समझ के लिखते हो। मैं सबसे ये कहता हूँ आप उनको ध्यान से तो पढ़िए, उसमें बहुत सी मैसेज होती है, बहुत सी मैसेज होती है। और इससे भी ये भी आपके माध्यम से ये भी मैसेज जाएगा और सोसाइटी में और लोगों में बदलाव आएगा। मेरा ये भी मानना है सर, देखिए हमें आपको बनाने में हमारे माँ बाप का ही रोल नहीं है, दूसरों के माँ बाप का भी। और हमें समाज ने बनाया है,
और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज को कुछ ना कुछ अपने ढंग से वापस रिटर्न करें। और ये सब लोग अच्छा काम करें। मैं तो कहता हूँ ये सबसे अच्छी बात होगी, तभी हम राष्ट्र की सेवा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।